तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। तो ये वीडियो जो कि होने वाली है एसएससी जो कि ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की जो कि पोस्ट रिलीज़ हुई थी, जिससे रिलेटेड हमने काफ़ी टाइम पहले शॉर्ट बनाया था। तो ये कंप्लीट वीडियो है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो 11 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी इस एग्ज़ाम फॉर्म की। मैं आपको इसमें डिपार्टमेंट बता देती हूँ, नेम ऑफ़ द सर्विसेज कौन कौन सी इसमें सर्विसेज है। तो ये वीडियो जो कि हमने बनाई है जिससे कि डिटेल इन्फॉर्मेशन ये है कि पीडब्ल्यूडी बच्चे भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस वजह से ही ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है ताकि पीडब्ल्यूडी बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे कि ये एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटी है उनके पास जिसको ये फिल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सर्विसेज है इसमें? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर की सर्विस रहेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेनोग्राफर सर्विस रहेगी, रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर की सर्विस रहेगी, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर एंड स्टेनोग्राफर की सर्विस रहेगी, इंडियन फॉरेन सर्विस ब्रांच इसमें रहेगी एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये तो मैंने बताया कि आपको स्टेनोग्राफर में मतलब कौन कौन सी पोस्ट कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो आ जाती है। लेकिन अब हम इसमें नीचे डिटेल में ये बात करेंगे कि पीडब्ल्यूडी की पोस्ट कौन कौन सी डिपार्टमेंट में रहेगी। ठीक है, सभी में ही नहीं रहेगी, मतलब कुछ ऐसी हैं जिसमें रहेगी, कुछ है जिसमें नहीं है। तो अब आप देखिए इसमें बताया जा रहा है, देखो जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर है इसमें बाकी टोटल ओवरऑल 267 पोस्ट है। ठीक है, और जो कि पीडब्ल्यूडी की इसमें 11 पोस्ट रहेंगी। ठीक है, एंड बाकी नीचे है रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस, तो इसमें एक ही पोस्ट है। एंड आप इसमें देख सकते हैं 1 स्टार लगा हुआ है, तो नीचे डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसमें 1 आर्म और 1 लेग, इसमें कोई एक डिसेबिलिटी में ये मिलेगी। अगर उसके बाद भी ये डिसेबिलिटी इसमें नहीं आती हैं तो बेटा ये कोई अदर डिसेबिलिटी को मिल जाएगी ये पोस्ट। देन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर स्टेनोग्राफर सर्विस, तो इसके लिए भी 4 वैकेंसीज अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी के लिए। 1 एक विजन में है, मतलब एक एक चारों में है। 1 डिसेबिलिटी 1 सीट इन ईच, 1 विजुअल में है, 1 हियरिंग में है, 1 ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में है एंड पीडब्ल्यूडी अदर्स में है एक। देन उसके बाद आपका आ जाता है बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेनोग्राफर, इसमें एक भी पोस्ट नहीं है पीडब्ल्यूडी के लिए। देन इंडियन फॉरेन सर्विस ब्रांच स्टेनोग्राफर, इसके लिए एक ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में है, एक हियरिंग में है। ठीक है, तो ये है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ के लिए कौन कौन सी, मतलब एसएससी में स्टेनोग्राफर में कौन कौन सी सर्विस में स्टेनोग्राफर के पोस्ट में पीडब्ल्यूडी के लिए कौन कौन सी पोस्ट है और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है इनके लिए। ठीक है, एंड इसमें ये भी लिखा फिर नए कैंडिडेट अपीयर एट सेंटर अदर देन 1 इंडिकेटेड बाय द कमीशन इन द एडमिशन सर्टिफिकेट, द पेपर ऑफ सच कैंडिडेट विल नॉट बी अवेलेबल एंड हर कैंडिडेट विल बी कैंसिल। ठीक है, मतलब अगर अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट वगैरह लगा रहे हो सही अगर आप फिल करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर मिस्टेक वगैरह पाया जाता है तो बेटा आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा ये। देन अगर आप जब भी आप इस फॉर्म को रजिस्टर करें तो बेटा सबसे पहले OTR आपको करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर स्क्राइब की भी फैसिलिटी भरते हैं तो स्क्राइब, जैसे अगर आप स्क्राइब की डिमांड रखते हैं तो आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्क्राइब का होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी बच्चों का जब फॉर्म फिल करते हो तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना ही चाहिए। बाकी अगर आप स्क्राइब का भरते हैं तो स्क्राइब का भी पहले आपको OTR वगैरह जनरेट करना पड़ेगा, OTP वगैरह उनके नंबर पर आएगा, आपको वो फिल करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, सच कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रीसेंट कलर फोटोग्राफ, मतलब जो भी डिटेल्स भरे सही भरे, मतलब आप एग्ज़ाम फॉर्म की सारी कंडीशंस को सही फिल करते हो। अब ये देखिए इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर एनेक्चर 4th 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एंड एनेक्चर 5th ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है। देन कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द फोटोग्राफ कैप्चर इज़ क्लियर, मतलब जो भी आप फोटोज़ वगैरह लगा रहे हैं वो सही लगाइएगा, मतलब क्लियर आपका फ़ोटो जो इमेज है, आपके ईयर्स हैं वो आपके प्रॉपरली दिखने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है बाल आगे आ रहे हैं आपके ईयर्स के, बाल आपके पीछे कवर हो रहे हैं
तो ये मान्य नहीं होगा, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप सही अपना फ़ोटो जो है वो लगाइएगा। JPEG फॉर्मेट मतलब 10 to 20 KB का आपका होना चाहिए, इस तरीके से बताया जा रहा है। एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बिफोर द क्लोजिंग डेट। मतलब ये बताया जा रहा है कि जब भी इस फॉर्म की लास्ट डेट रहे तो उससे आप पहले ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। आप लास्ट डेट वाले दिन अगर इस फॉर्म को फिल करते हैं बेटा, तो ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। मतलब साइट बिज़ी चलेगी, ठीक है, तो वो सब सर्वर डाउन हो जाता है, मतलब बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आप पहले फिल कीजिएगा। बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रो प्रीव्यू। मतलब जो भी आपने डिटेल फिल की हो तो उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि आपने डिटेल्स ठीक भरी है या नहीं भरी है। बिकॉज इसमें ये लिखा है कैंडिडेट्स आर वार्न्ड दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी फॉल्स इनकरेक्ट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और सप्रेस। मतलब अगर आप किसी तरीके की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो बाद में आप अपने ही एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दोगे, मतलब आपके फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और बेटा जो भी आप डिटेल भरते हो तो उसको एक बार चेक कीजिए, बिकॉज बाद में बताया गया है कि मतलब उसको बाद में टिक नहीं किया जाएगा या फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Those candidate who have not undergone an Aadhaar-based authentication will be required to report at the exam center 2 hours before the scheduled start of the examination। जिन बच्चों का आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ होगा तो उनको 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एट लीस्ट 2 passport size recent color photographs, original valid photo ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड। मतलब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। तो आप अपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये 1-2 सालों से मतलब इस 2025 में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसको बताया जा रहा है और इसकी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मतलब एकदम सही चेक करने के लिए बच्चे की सही आइडेंटिटी के लिए कि जो आधार कार्ड में जो बच्चे की डिटेल है एंड जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है वो सब सही है न सही है। और ये भी बताया जा रहा है बेटा अगर आप नहीं करते हो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो आपको दिक्कत थोड़ी-सी होगी। मतलब ये बोला जा रहा है कि आप 2 घंटे पहले सेंटर पर जाइएगा एंड कुछ आपको आईडीज़ प्रूफ लेकर जाने होंगे, पासपोर्ट साइज़ अपने, इसमें आपकी फ़ोटोज़ कलर ठीक दिखे, ओरिजिनल वैलिड होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए उसमें ठीक, ठीक है? तो जैसे कोई भी वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें। And if photo identity card don't have date of birth printed on it, then the candidate must carry an additional original document। अगर आपके जो कि आप अगर ले जाते हो अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड उस पर अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशूड बाय द CBSE ICSE बोर्ड, इनके द्वारा आपकी अगर मतलब वो चीज़ें होंगी इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा तो आप उनको लेके जा सकते हो, ठीक है बेटा। तो मैं तो पहले तो यही कहूँगी बेटा फॉर्म फिल करने से पहले अपना आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन उसको देख लीजिए। PWD candidate availing the facility described as per para 36A, 36B, 36C shall also be required to carry request medical certificate and undergoes photocopy of the described photo ID proof or specified therein। candidate without medical certificate will not be allowed to appear in the examination। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के अगर आप जाते हो, PWD कैंडिडेट अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आप जाते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ये उसके लिए है क्रूशियल डेट ऑन कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। जैसे जो बच्चे हैं जो पहले से ही किसी पोस्ट में हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी ये है, तो उसको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं भी मेंशन की गई हैं। तो अगर जैसे कि कोई सीट है, कोई बच्चे की जो एज है वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, PWD नहीं है, क्योंकि PWD बच्चे की एज रिलैक्सेशन ज़्यादा का रहता है, ठीक है, और वो नॉर्मल कैटेगरी से है। तो वो अगर ये सोच रहा है कि मैं ज़्यादा एज वाला होकर PWD का बेनिफिट ले सकता हूँ तो वो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। वो जिस कैटेगरी में है उसको मतलब उतना अगर वो PWD है तो उसको उतना ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वो PWD का नहीं है तो उसको वो PWD का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, मतलब उसका PWD होना ज़रूरी है। अब ये कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब के बारे में बताया जा रहा है।
In case of the person with benchmark disability, the candidates of category of blindness and cerebral palsy, the facility described will be provided subject to such request being made to the commission while filling up the online application form. Request certificate annexure 7-8 of the notice by filling the application form. अब देखिए ये चीज़ इसमें लिखी जा रही है, अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो ब्लाइंडनेस एंड सेरेब्रल पैल्सी की कैटेगरी में आप आते हो तो आपको स्क्रैब की फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन आपको एनेक्जर 7 और 8 जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको ये एनेक्जर साइन कर देना होगा, फिल कर ये अपलोड करना होगा। ठीक है, देखो ये इसमें लिखा हुआ है। And it is essential to write examination on his behalf from the central medical officer, civil surgeon, medical officer and annexure a second। मतलब in case of the remaining category, अगर आप पैसे ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में नहीं है, सेरेब्रल पैल्सी की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी चाहते हैं तो आपके द्वारा एक एनेक्जर जो कि सेकंड है वो साइन कर देना होगा, जो कि आपकी CMO, मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन के द्वारा फिल करा हुआ होना चाहिए। एंड ये भी लिखा जा रहा है रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट एनेक्जर सेकंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर द एनेक्जर 7 and 8 रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एनेक्जर सेकंड तो जब देना होगा जब आप इस कैटेगरी में नहीं आते, ब्लाइंडनेस और सेरेब्रल पैलिसी की कैटेगरी में, फिर आपको ये सेकंड फिल कर देना होगा। और आप ब्लाइंडनेस और सेरेब्रल पैलिसी की कैटेगरी में आते हैं तो आपको एनेक्जर 7 और 8 फिल कर देना होगा। ठीक है, एंड ये भी बताया जा रहा है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एटलीस्ट 40% होनी चाहिए, ये भी इसमें लिखा जा रहा है। फैसिलिटी स्क्राइब्स विल बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैविंग डिसेबिलिटी लेस देन 40% एंड हैविंग डिफिकल्टी राइटिंग एग्जामिनेशन। अब ये देखिए जो PWD बच्चे उनको रिजर्वेशन के लिए तो बेटा एटलीस्ट 40% होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है लेकिन वो स्क्राइब की फैसिलिटी चाहता है, लेकिन बेटा इस केस में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आप स्क्राइब की फैसिलिटी ले सकते हो लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। स्क्राइब की फैसिलिटी आपको मिल सकती है अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो उस केस में आपको एनेक्जर सेकंड ए फिल कर देना होगा। ठीक है, जिसमें कि लिखा है बच्चे की डिसेबिलिटी 40% से कम है लेकिन बच्चा पेपर नहीं लिख सकता तो इसलिए इसको स्क्राइब चाहिए। लेकिन इस केस में आप ये डिमांड मत रखिएगा कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा PWD कैटेगरी में, आपको सिर्फ इसकी हेल्प मिल पाएगी स्क्राइब की। ओके, अभी देखिए कैंडिडेट विल हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टिंग ऑफ हिज ऑन स्क्राइब फैसिलिटी स्क्राइब, मतलब आप अपना खुद का स्क्राइब ले सकते हैं, कमीशन से डिमांड कर सकते हैं। तो ऑन स्क्राइब में यह है कि आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट मतलब जब आप खुद का स्क्राइब लेकर जाते हैं और आपके स्क्राइब की डिटेल्स मैच नहीं होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो जो सेंटर है वो अपना स्क्राइब भी आपको दे सकती है। ठीक है, और जो आपका जो स्क्राइब है वो एक ही एग्ज़ाम फिल कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि आपका भी एग्ज़ाम हो, किसी और बच्चे का भी एग्ज़ाम हो, दो की डिटेल मैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसमें स्क्राइब की फैसिलिटी लेते हैं तो 40% का डिसेबिलिटी होनी चाहिए। स्क्राइब के फ़ोन पर OTP नंबर आप उनका भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो उनके नंबर पर OTP आएगा उसी के वो आपको नंबर OTP फिल करना चाहिए, जिससे कि स्क्राइब की डिटेल आपके डिटेल के साथ मैच हो जाए। ठीक है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि स्क्राइब की फैसिलिटी लेता है बच्चा, और जो PWD कैटेगरी है जो स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं ले रहा है तो वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनसेटरी टाइम के लिए। ठीक है, इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप एग्ज़ाम देख सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। पार्ट ए जो है इसका एग्ज़ाम का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपको 200 नंबर का होगा। इसमें जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। एंड फिर देन सेकंड होगा कंप्रहेंशन एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज का, ये भी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। 2 घंटे मिलेंगे एंड 2 घंटे 40 मिनट उन बच्चे को मिलेंगे जो कि स्क्रैब की फैसिलिटी ले रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि स्क्रैब की फैसिलिटी अगर नहीं भी ले रहे हो तो भी आप आवर्स की डिमांड 20 एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड कर सकते हो, ये इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, बाकी सिलेबस आप देख लीजिए, जनरल अवेयरेंस के क्या सिलेबस है एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस है। पार्ट बी में आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में, जो कि 200 नंबर होगा। इसमें स्टेनोग्राफी स्किल का टेस्ट होगा। देन इसमें आप देखिए स्टेनोग्राफी ग्रेड C का
लैंग्वेज स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश का, एंड टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स रहेगा, 55 मिनट्स जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, एंड हिंदी में रहेगा तो टाइम ड्यूरेशन 55 मिनट्स, 75 मिनट्स उन बच्चों के लिए जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। एग्जाम्शन नहीं है, टेस्ट विल बी ग्रांटेड टू एनी कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स एनी कंडीशन, मतलब कोई भी एग्जाम्शन इसमें नहीं मिलेगा। एंड मोड्स ऑफ सिलेक्शन, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको बता चुकी, बाकी हम एनेक्चर पढ़ते हैं। एनेक्चर हमने बताया था कि एनेक्चर सेकंड उस बच्चे को साइन कर देना होगा जो कि लिख नहीं सकता है, जिसको दिक्कत आती है, ठीक है, एग्ज़ाम लिखने में, उसको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए। एनेक्चर सेकंड ए है, ये है उस बच्चे को फिल करके देना होगा, ये जो मतलब जिसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है लेकिन वो स्क्राइब की फैसिलिटी चाहता है, ठीक है। और एनेक्चर थर्ड उसको देना होगा जो अपना खुद का स्क्राइब लेकर जाना चाहता है, ओके। एंड जो अपना खुद का स्क्राइब लेकर जाना चाहता है लेकिन उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, ये उसको एनेक्चर देना होगा। देन हम एनेक्चर 7th और 8th देखते हैं वो क्या है, जिसमें हमने देखा था 7th और 8th भी है एनेक्चर इसमें। अभी देखिए एनेक्चर 7th है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो उसमें हमने आपको बताया था सेरेब्रल पैल्सी और ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है वो इस वाले एनेक्चर को इसको भर कर देंगे। ये रहा एनेक्चर सेकंड, थर्ड, 8th, ठीक है। इसमें लोगो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा, लोगो ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन डिसेबिलिटी, लोगो ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में फॉर्म 6th है ये आपका। अब ऊपर देखिए एनेक्चर 7th और 8th के बारे में क्या चीज़ें हमने मेंशन की थी, यहाँ पे आपको हमने दिखाया भी था। ये देखिए ब्लाइंडनेस सेरेब्रल पैलिसी के केस में आपको एनेक्चर 7th और 8th भर कर देना होगा, ओके। तो ये कंप्लीट डिटेल थी जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो कि कंप्लीट डिटेल्स थी सभी बच्चों के लिए, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपके लिए इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। तो ये जहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, बिकॉज ये काफ़ी सपोर्टिव वीडियो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने बताने की कोशिश की है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इस जॉब से, इस पोस्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। एंड जो बच्चे ये बोल रहे थे कि किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिलता है, तो बेटा आपके पास एक एसएससी इंस्टीट्यूट का चैनल भी है जहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो वहाँ पर भी आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों की इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं इन एग्ज़ाम से रिलेटेड, ओके। तो इस तरीके का कुछ है नहीं कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं मिलता, आपको कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो से, इस पोस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो हम एसएससी से जो कि कट ऑफ से रिलेटेड है कि लेकर आएंगे, और किसी और गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में अगर आपको जानना है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ओके।